Hello students, we are going to start chapter first from science standard 10. The first chapter is chemical react chemical reactions and equation. But before, we have to revise some topics of standard 9, because without the revision of standard 9's topic, this given topics, we can't be able to chemistry anymore. So it is very necessary to revise this topic. In this topic, here we have given some symbols of elements. जो 118 एलिमेंट्स अभी अवेलेबल है, उसमें से कुछ यहाँ पे दिए गए उसके सिंबल के साथ। उसके सिंबल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार केमिकल एलिमेंट्स या तो केमिकल कंपाउंड्स है, उसके हम नाम नहीं लिख सकते, उसको सिंबॉलिकली डिस्प्ले किया जाता है। तो इसके लिए ये सिंबल्स बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको लर्न बाय हार्ट करना पड़ेगा। और नीचे जो टेबल दिया गया है वो है आयंस है, जो आयंस के ऊपर चार्जेस होते हैं, क्योंकि ये आयंस बनते हैं इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स अगर रिमूव होते हैं तो पॉजिटिव आयन बनते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो नेगेटिव आयन बनते हैं। और यहाँ पे कुछ मोनोएटमिक और पॉलीएटमिक आयन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिए गए हैं। इसको लर्न बाय हार्ट करना है। ये दोनों टेबल्स है वो 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। ये लर्न बाय हार्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके ऊपर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन या तो रिमूव हुए या तो इलेक्ट्रॉन गेन हुए, वो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ चार्ज यहाँ पे दिए गए। और यहाँ पे कुछ पीरियोडिक टेबल के जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है उसके सिंबल्स, उसका एटॉमिक वेट और वैलेंसी दी गई है। वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैलेंसी से भी हम इलेक्ट्रॉन कितने गेन हुए या तो कितने रिमूव हुए वो हम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्लस साइन दी गई है जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया गया है। जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए वहाँ पे प्लस साइन है, और जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं वहाँ पे नेगेटिव साइन है। वो नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं, और जो लूज़ किए हैं वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। और जिसके आसपास कोई साइन नहीं है वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके केमिकल बॉन्डिंग से नए नए कंपाउंड से वो फॉर्म करती है, बराबर। तो यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, वो चार, उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, जो उसकी वैलेंसी भी है, लेकिन वो गेन या लूज़ नहीं करते, वो शेयर करते हैं। और जहाँ पे 0 दिया गया है, मतलब कि हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कोई भी इलेक्ट्रॉन उसको ज़रूरत नहीं है गेन करने की या तो लूज़ करने की। वो ऐसे एलिमेंट है कि जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, जिसको इनर्ट एलिमेंट्स भी बोला जाता है, और ज़्यादातर वो गैसियस फॉर्म में है। तो अभी हमने जो पीछे ये टेबल में जो भी हमने यहाँ पे आयंस देखे, वो आयंस कैसे यूज़फुल है, उससे कैसे फॉर्मूला बनती है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूला कैसे बनती है वो मैंने यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहला है वो हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को हम ये टेबल में देखें तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है वो +1 है, और क्लोरीन है वो -1 है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो उसके सिंबल लिखो।
सिंबल लिखने के बाद उसके नीचे इलेक्ट्रिक चार्ज या तो पीछे जो वैलेंसी दी गई है टेबल नंबर 3 में वो वैलेंसी लिखता है। उन दोनों का समिंग एडिशन अगर ज़ीरो होता है तो ये फॉर्मूला HCl ही बनेगी, क्योंकि जब भी कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसकी उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसके समिंग ज़ीरो हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल होने के बाद ही कंपाउंड फॉर्म होता है। इसके लिए वैलेंसी या तो इलेक्ट्रिक चार्ज ज़ीरो हो जाना चाहिए। नाउ सेकंड वन, तो सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय सोडियम एंड क्लोरीन। अगेन from the table 2 we have to write sodium and oxygen with its electric charge, sodium +1 or chlorine -1. Here also +1 -1 becomes 0. So we can write the formula as NaCl. Magnesium oxide. So magnesium oxide, again magnesium has positive 2 electric charge and oxygen has -2 negative, मतलब -2 charge. Also they combine to make 0. Then we can write the formula is MgO because here is 0. तो दोनों का 1 एटम्स है वो केमिकली कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जिसकी फॉर्मूला MgO. नाउ एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे एल्यूमिनियम के जो हम टेबल नंबर 2 में देखेंगे तो एल्यूमिनियम है वो +3 है और क्लोरीन -1 है। यहाँ पे +3 -1 वो +2 होता है, मतलब कि 0 नहीं होता। तो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा नहीं, लेकिन वो कंपाउंड बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा? तो कि एक काम करना है, उसको उसकी जो वैलेंसी है या तो उसकी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको ऑल्टर कर दो, मतलब कि उसको क्रॉस ओवर कर दो। तो क्रॉस ओवर करने से क्या होता है कि क्लोरीन है वो क्लोरीन 3 और एल्यूमिनियम का 1, तो दोनों के क्लोरीन के 3 एटम्स और एल्यूमिनियम के 1 एटम जब कंबाइन होते हैं तभी वो +3 -3 0 हो जाता है। इसीलिए टोटल चार्ज 0 हो जाता है, तो तभी कंपाउंड फॉर्म होता है। इसीलिए यहाँ पे AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की फॉर्मूला बनती है। तो एल्यूमिनियम के नीचे 1 जाएगा और क्लोरीन के नीचे 3 जाएगा। यहाँ पे एक बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब जो नीचे 3 दिया गया, क्लोरीन के नीचे 3 लिखा गया है, ये 3 पॉजिटिव भी नहीं है कि नेगेटिव भी नहीं है, वहाँ पे साइन लिखनी नहीं है। ये सब्सक्रिप्ट कैरेक्टर्स है, तो सब्सक्रिप्ट कैरेक्टर से वो ऐसे ही लिखना है विदाउट साइन। तो एल्यूमिनियम 1 आता है लेकिन 1 लिखना नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो प्रेजेंस है वही 1 हो जाता है, इसीलिए 1 लिखना जरूरी नहीं है। AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे 4th एग्जाम्पल लिखा गया है तो सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे NO3 नाइट्रेट, NO3, तो ये पॉली एटमिक आयन है। पॉली एटमिक आयन का मतलब होता है कि 2 से ज़्यादा एटम्स जब कंबाइन होते हैं और आयन बनाते हैं तो वो पॉली एटमिक बनता है। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन, मतलब कि यहाँ पे 4 एटम है। तो नाइट्रेट में 4 एटम्स हैं और उसका कंबाइन इलेक्ट्रिक चार्ज -1। तो यहाँ पे भी +1 -1 0 हो जाता है। तो +1 -1 0 हो जाता है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे उसको NaNO3, बिकॉज 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है और क्रॉस ओवर करने की भी ज़रूरत नहीं है। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम +2 हाइड्रोक्साइड -1। यहाँ पे +2 -1 0 नहीं होता है, सो इसको क्रॉस ओवर करना पड़ेगा। इसीलिए OH हाइड्रोक्साइड को
2 मिलेगा और कैल्शियम को 1 मिलेगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइड वो पॉलीएटॉमिक आयन पॉलीएटॉमिक आयन है, इसीलिए उसको ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को दो दो एटम से यूज़ होते हैं, दोनों के दो दो एटम्स यूज़ होते हैं। 2 एटम्स आर यूज्ड in both oxygen or hydrogen, so we have to combine them. So we make bracket around them, and after bracket 2 is subscripted, मतलब कि जो फॉर्मूला बनेगी वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस जिसको बोला जाता है। नाउ एमोनियम सल्फेट, तो एमोनियम का जो चार्ज है वो हम टेबल नंबर 2 में देखेंगे, तो एमोनियम +4 है, सॉरी एमोनियम है +1 और सल्फेट है वो -2 है। अगर हम बात करें तो +1 -2 है वो 0 नहीं है, इसीलिए हमको क्रॉस ओवर करना पड़ेगा। यहाँ पे भी एमोनियम के नीचे 2 जाएगा, सल्फ़र के नीचे 1 जाएगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए सल्फ़ेट का ब्रैकेट भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एमोनियम के नीचे 2 जाता है, एमोनियम पॉलीएटॉमिक आयन है, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट करना पड़ेगा। और एमोनियम सल्फ़ेट बोला जाता है एमोनियम सल्फ़ेट, लेकिन उसकी जो फार्मूला है वो NH4 ट्वाइस SO4 बोला जाता है। तो ये थी कुछ एग्जाम्पल फार्मूला कैसे बनती है, केमिकल कंपाउंड्स की फार्मूला बनाने का ये तरीका है। अगर टेबल नंबर 1, 2 और 3 अगर याद नहीं होगा तो ये फार्मूला है वो लर्न बाय हार्ट करनी पड़ेगी और वो बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए टेबल लर्न करके फार्मूला बना लेना ज़्यादा उचित है। यहाँ पे कुछ होमवर्क के तौर पे मैंने यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, तो ये होमवर्क आप कर लेना। और ये होमवर्क फार्मूला बना उसमें फार्मूला हमको बनानी है, और ये से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्योंकि क्या 10th के जो फर्स्ट केमिस्ट्री के जो फर्स्ट से लेके 5 चैप्टर्स है उसमें ये सब फार्मूला किसी ना किसी तरीके से आएगी। तो अगर फार्मूला लर्न नहीं करनी है, क्योंकि फार्मूला लर्न करने से एक दूसरे में मिक्स हो जाने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, इसीलिए हमको ये टेबल करके फार्मूला बनाने का तरीका हमको सीख लेना है। ओके, नाउ मूव्स टू चैप्टर नंबर 1। तो ये चैप्टर नंबर 1 का मैंने एक क्लासिफिकेशन तैयार किया गया है, मैंने तैयार किया है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर का यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट करके मैंने यहाँ पे लिखा है, जो टॉपिक्स है वो किस तरह से यहाँ पे आएंगे उसका यहाँ पे कुछ निचोड़ दिया गया है। एक एक्सट्रैक्ट करके मैंने यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन बनाया जिसको हम मेमोरी मैप या तो माइंड मैप हम बोलेंगे। तो नाउ चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो ये केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन जब होते हैं हमारे आसपास हर दिन हर समय कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हमको अपने आसपास देखने को मिलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल the spoiling of milk, rusting iron, formation of dough to make idli, dhokla, dosa, etc., cooking of food, digestion of food in our body, process of respiration,
कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो ये सब कुछ केमिकल रिएक्शन जो अपने आसपास हर रोज़ हमको ये रिएक्शंस के एक्सपीरियंस होते रहते हैं। फिर हमारे साइंस की बुक में एक्टिविटीज़ है, उसके ऊपर बहुत भार दिया गया है। तो एक्टिविटी भी करनी है। ज़्यादातर एक्टिविटी लेबोरेटरी में की जाती है, लेकिन वो भी अंडर सुपरविज़न की जाती है, या टीचर्स करते हैं, जो हमको करने नहीं देती है। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी ऐसी है, मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन जब हम उसको एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जलाया जाता है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जलाया जाता है, तो मैग्नीशियम की रिबन है वो बहुत डेजलिंग वाइट लाइट से वो जलने लगती है। वो मेटल होने के बावजूद वाइट लाइट से जलती है। उससे पहले उसको साफ़ किया जाता है सैंड पेपर से, क्योंकि उसके ऊपर जो डर्ट लगी होती है, या तो जो कुछ ऑक्सीडेशन से कुछ उसके ऊपर लेयर बन चुका है, तो उसको साफ़ करना ज़रूरी है। जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होती है, तो वाइट लाइट से वो बर्न होती है, और कुछ वाइट कलर का पाउडर बाद में मिलता है, जिसको बोला जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों केमिकली कंबाइन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो मैग्नीशियम रिबन when burnt in the presence of air or oxygen, it gives magnesium oxide with white dazzling light। और उसकी जो केमिकल रिएक्शन बनेगी वो कुछ इस तरह लिखी जा सकती है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम है वो मेटल है, ऑक्सीजन मतलब एयर, और उसको हम गर्म करते हैं, मतलब कि हीट देते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। जो इस तरीके से उसको शॉर्टली लिखा जाता है, जो 9th स्टैंडर्ड में भी कुछ ऐसे रिएक्शंस आ चुके हैं। एक्टिविटी 2, तो व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू लीड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट दोनों जब एक दूसरे में मिक्स होते हैं, दोनों है ट्रांसपेरेंट, मतलब कि कलरलेस होते हैं, लेकिन जब दोनों मिक्स होते हैं तो येलो कलर का लिक्विड बनता है। तो येलो कलर कहाँ से आया? तो ये लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट की आप फॉर्मूला टेबल नंबर 3 से बना सकते हो। पोटेशियम आयोडाइड की फॉर्मूला भी आप ये टेबल नंबर 2 और 3 से बना सकते हो। नाउ पोटेशियम आयोडाइड, तो रिएक्शन, ये दोनों की रिएक्शन होती है तो पोटेशियम आयोडाइड बनता है, जो येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं। अभी प्रेसिपिटेट्स क्या है? तो प्रेसिपिटेट्स है वो सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड फॉर्म में कुछ सब्सटेंस मिलता है, तो इसको प्रेसिपिटेट्स बोला जाता है। कलरलेस सॉल्यूशन में अगर वाइट, येलो, रेड ऐसे कुछ पार्टिकल्स बनते हैं, ग्रेन्यूल्स बनते हैं जो सॉलिड होते हैं, जिसको बोला जाता है प्रेसिपिटेट्स। यहाँ पे लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट्स मिलता है जो येलो कलर का है, मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो येलो कलर का बन जाएगा, और हमको छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे। और पोटेशियम नाइट्रेट है वो वैसे वो कलरलेस, अगर उसको हम फिल्टर कर देते हैं तो ये कलरलेस सॉल्यूशन हमको मिलेगा। नाउ एक्टिविटी 3, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 इज एडेड इन द फ्लास्क कंटेनिंग जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक के छोटे छोटे टुकड़े फ्लास्क में रख के उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को पोर किया जाता है, तो इन दोनों के बीच रिएक्शन होती है और बबल्स एराइज होते हैं अंदर से, जो हाइड्रोजन गैस के हैं, और जो सॉल्यूशन मिलता है वो जिंक सल्फेट, जो कि सॉल्ट है। और हम देखेंगे फ्लास्क को हम बाहर से अगर टच करेंगे तो वो थोड़ा सा गर्म लगेगा हमको, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है। केमिकल रिएक्शन जब होती है तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसकी जो केमिकल रिएक्शन है कुछ इस प्रकार लिखी जा सकती है, जिंक
प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट जो कि सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम रखते हैं और ये फॉर्मूला और ये केमिकल रिएक्शन जो एक्टिविटीज़ में है वो आपको लर्न करना है। ओके, थैंक यू।